अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन की और इसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है कंबस्चन। अल्काइंस कंबस्चन के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। इनफैक्ट अल्काइन को जो पहला मेंबर है इथाइन, जिसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ बहुत सारी हीट रिलीज होती है और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ये मेटल्स को मेल्ट करने के लिए काफ़ी है और यही वजह है कि ऑक्सी एसिटाइलिन यानी ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर जो है, इसका जो शोला बनाया जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ये वेल्डिंग पर्पस के लिए या मेटल्स को कट करने के लिए यूज की जाता है। तो ये पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन हुआ है। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन, जिसके बारे में हम पहले अल्कीन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, जिसके अंदर हम कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 इस्तेमाल करते हैं और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है अगर हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड ये रिएक्शंस नहीं करते। मैंने आपको अल्कीन के रिएक्शन के दौरान ये बताया था कि देखने में ये हमें एडिशन रिएक्शन की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये एडिशन रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें देखने में ये एडिशन रिएक्शन की तरह ही लगेगा। जैसे कि जब इथाइन के साथ रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में हम मुकम्मल क्यू नहीं लिख रहे, बल्कि हम सिर्फ इसके उन पार्टिसिपेंट्स को लिख रहे हैं जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 ये एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा करता है और वो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो पानी को पहले ब्रेक करती है और फिर वो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके इसमें शामिल हो जाता है। अब आप नोट करें कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगी, OH बनेगा, तो एक OH बाकी बच जाएगा क्योंकि पानी में H और OH होते हैं। H ऑक्सीजन ले गई तो बाकी OH बन गया, लेकिन H जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो ये भी OH बन जाएगा। इस तरह दो OH बन जाएंगे। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो हमें 2 एटॉमिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 2 पानी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 4 OH बनेंगे और ये 4 OH इसके साथ लग जाएंगे तो जिसके नतीजे में ये टेट्राओल बनेगा। टेट्राओल यानी इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये जो टेट्राओल है ये एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है और ये फौरी तौर पर अपने अंदर से वो जो पानी इसने लिया होता है, पानी इसने जज़ब किया है, उस पानी को ये रिलीज किए देता है। अब जब पानी इसके अंदर से रिलीज होगा, पानी कैसे रिलीज होगा नोट करें, ये OH और H, इसी तरह ये OH और H। तो इस तरह से ये 2 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो यहां से हमें रिलीज होते हुए नजर आते हैं। अब नतीजा क्या होगा, देखें कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड कर लेंगे। यहां पे भी कार्बन का OH से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन का H से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन यहां पे आपस में बॉन्ड कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये आपस में मिल जाएंगे। यहां पे एक जो है वो कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ग्लाइऑक्सल। ये कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल। आपने पीछे ग्लाइकोल पढ़ा है तो ये उससे मिलता जुलता है, ग्लाइऑक्सल इसका नाम है। इसको अच्छी तरह याद रखें और ये नोट करें कि हम ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं।
ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में बनता है और एल्डिहाइड्स आर वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। तो ये जो ग्लाइऑक्सल बनेगा, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट मौजूद है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन KMnO4 की मौजूदगी में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। तो यहां पे ये भी ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो दोनों जो है वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम वैसे भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमें याद है, हम लेबोरेटरी में इसको पहले पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन ये पहले तो ग्लाइऑक्सल बनाती है और फिर ग्लाइऑक्सल से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो पहला है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। और लीनियर पॉलीमराइजेशन में हम दो तरह के रिएक्शन देखेंगे। यह एक रिएक्शन है जिसमें दो इथाइन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो इथाइन मॉलिक्यूल के आपस में पॉलीमराइज होने का अमल किस तरह से है। ये रिएक्शन प्रोसीड करता है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। ये दोनों कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अब ये आपने कैसे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो आप ध्यान करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के आप जो है वो इस कार्बन को दे दें। नतीजतन इस कार्बन का एक बॉन्ड आपको कम करना पड़ेगा और वो बॉन्ड आप यहां से आप निकाल के जो है वो यहां पे आप डाल दें इन दो कार्बन एटम के दरमियान। किस तरह से मैं कह रहा हूं, जरा इसको बनाते हैं, देखिएगा। यहां से हाइड्रोजन निकालें, इसको दें, तो ये आपके सामने आ जाएगा CH2। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और एक बॉन्ड जो यहां से आपने कम किया है वो आपने यहां पे डाल देना है C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो ये हमारे पास बन गया है एक कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, नोट करें। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले दो कार्बन, इसे हम कहते हैं एसिटाइलिन, और इस ग्रुप को तो हम जानते हैं विनाइल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज ये कंपाउंड HCl के साथ इन्हीं कंडीशन में फर्दर रिएक्ट करता है। इन्हीं कंडीशन में ये HCl के साथ फर्दर रिएक्शन करता है। कैसे, नोट करें, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, इन्हीं कंडीशन में ये प्रोसीड करता है रिएक्शन। अब आप यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद रखिएगा। वैसे तो हमने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड से, और HCl को फिर असूली तौर पर जो ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है उससे रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन यहां कैटालिस्ट मौजूद है। कैटालिस्ट रिएक्शन को अपने तरीके से भी प्रोसीड करवाने की कोशिश करता है, और कैटालिस्ट जो है वो यहां पे अपना रोल प्ले करते हुए HCl को जो है वो इस पर रिएक्शन करवाएगा, ना कि इस पर रिएक्शन करवाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर HCl का रिएक्शन यहां पे करवाया जाए तो ये मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी लूज कर देगा। वो स्टेबिलिटी कैसे लूज कर देगा वो हमें समझ आएगी जब हम रेजोनेंस को स्टडी करेंगे। तो ये दो वजूहात हैं, एक तो कैटालिस्ट की मौजूदगी और एक इस मॉलिक्यूल का अपना स्टेबिलिटी लूज करना, जिस वजह से HCl जो है वो ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड को छोड़कर कम रिएक्टिव बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। अब जब HCl इस बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो नोट करें कि इस पोर्शन में जहां पे हमने रिएक्टिविटी शो करनी है, यहां ये रीजन अनसिमेट्रिकल है और ये HCl खुद भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। सो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करने जा रहा है, तो यहां पे मार्कोवनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, और मार्कोवनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव
पार्ट जो है उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। यहां रिएक्शन करना है आपने, तो इसमें आपने देखना है कि इस कार्बन के पास एक है, इसके पास कोई भी नहीं है। सो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। सो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2। अब ये को कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन जो है ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली पोलीमराइज करता है और पोलीमराइज करके ये बना देता है, पोलीमराइजेशन के नतीजे में ये बनाता है सिंथेटिक रबर जिसे हम कहते हैं नियोप्रीन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं नियोप्रीन का, तो सिंपली आप ये करें कि यहां से जो डबल बॉन्ड है इसको आप बाहर निकाल दें और इसका भी डबल बॉन्ड बाहर निकाल दें। किस किस्म का स्ट्रक्चर आ जाएगा, नोट करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा हमारे पास Cl। तो इस तरह से आप इसको जो है ये n नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ये आप इसको प्रोसीड करवाएंगे और ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये एक्सटेंड कर जाएगा और इनफैक्ट यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन की आपने वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हुए यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अलबत्ता इस कार्बन का जो बॉन्ड यहां बना हुआ था वो आगे निकल जाएगा और इस कार्बन का जो बॉन्ड यहां बना हुआ था वो इस तरफ निकल जाएगा। सो ये इसका जो है ये मोनोमर है नियोप्रीन का, जो एक्सटेंड करके आगे जो है वो पूरे का पूरा पॉलीमर बनाएगा कि इसमें 100 यूनिट्स मिल जाते हैं, 1000 यूनिट्स मिल जाते हैं, 2000 मिल जाते हैं। तो जितने भी यूनिट्स हैं वो मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट करेंगे। लीनियर पॉलीमराइजेशन में ये तो था दो मॉलिक्यूल्स का आपस में पॉलीमराइज करना। यहां पे मुमकिन है कि तीसरा मॉलिक्यूल भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे और तीसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल जैसे पहले दो मॉलिक्यूल आपस में मिले, तीसरा मॉलिक्यूल भी जो है उसी तरह उसमें मिलेगा और उसमें हम देखते हैं रिएक्शन को। ये हमारे सामने विनाइल एसिटाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके साथ एक और इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो हम ला रहे हैं और अब उन्हीं कंडीशंस के अंदर जिनको हमने पहले भी यूज किया, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। उसी तरह से आपने इस हाइड्रोजन को अब निकालना है और इस कार्बन को देना है। नतीजतन यहां से जो एक बॉन्ड कम होगा आप उसको यहां भेज देंगे। तो हम इसे कहां से लिखना शुरू करते हैं, उसी एंड से जहां पे रिएक्शन हो रहा है यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां भेजें तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2। नतीजतन यहां रह जाएगा डबल बॉन्ड और ये है CH और उसके साथ अब ये सिंगल बॉन्ड, तो ये सिर्फ C रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, नोट करें, ये विनाइल है, ये भी विनाइल है और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला दो कार्बन का कंपाउंड है जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा डाई विनाइल, क्योंकि दो विनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, डाई विनाइल एसिटाइलिन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये है लीनियर पॉलीमराइजेशन। और इसमें हम देखते हैं कि आमतौर पर जब हम पॉलीमराइजेशन का लफ्ज बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं या तीन मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर बनाता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में ये चीज हम दोबारा देखेंगे कि जो इसमें पॉलीमर बनेगा वो एक छोटा सा पॉलीमर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी मतलब इतना ज्यादा नहीं है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, इसमें 3 इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो हिस्सा लेते हैं। कॉपर ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड करता है इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर विच इज
अराउंड अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। अब ये तीनों मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करके जो है ये बना देते हैं बेंजीन। सो बेंजीन क्या है, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। बेंजीन 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब इसका अपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए नोट करें, मैं यहां पे 3 मॉलिक्यूल ड्रा कर रहा हूं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा मॉलिक्यूल देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये 3 मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं। अब आप क्या करें, इनका एक एक बॉन्ड जो है उसे आप घुमाएं, एक का बॉन्ड यहां ले जाएं, एक का यहां ले जाएं और एक का यहां ले जाएं। तो आप नोट करें कि वो कंडीशन जो हमने बेंजीन में बताई थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। नोट करें जी, यहां पे ये आ गया CH, डबल बॉन्ड रह गया क्योंकि एक बॉन्ड हमने आगे चला दिया है CH। अब एक बॉन्ड जो यहां पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड हमने आगे भेज दिया, ये वो बॉन्ड आ गया। आगे क्या है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH और ये जो बॉन्ड हमने उधर भेजा है, तो ये देखें। तो आप नोट करें 6 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, और वो आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल। सो ये बेंजीन है जो कि साइक्लिक पॉलीमर है एसिटाइलिन का। हम इसको बेंजीन की प्रिपरेशन में भी जाके स्टडी करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।